हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम सब बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में हम जो है एक अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और इसके अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन है, वो क्विट इंडिया मूवमेंट है। यह एक ऐसा आंदोलन था जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला अंतिम मास मूवमेंट था। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारतीय राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने वाला आंदोलन सिद्ध हुआ। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसके बाद यद्यपि भारत में कोई और मास मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन जिसने ब्रिटिश शासन को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि भारतीय राष्ट्रवाद अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब इसको ताकत के दम पर इसे दबा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए भारत की आजादी की दिशा में कोई ना कोई सकारात्मक कदम जो है उठाया जाना जरूरी है। और इन्हीं परिस्थितियों में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से ब्रिटिश यद्यपि इस युद्ध में मित्र राष्ट्र विजयी हुए थे, यानी ब्रिटेन विजयी हुआ था, लेकिन उसकी माली हालत इतनी खराब थी कि वो ताकत के दम पर अब हिंदुस्तान को वो जो है लंबे समय तक कैद में नहीं रख सकता था। और इसी वजह से अंततः और सारे फैक्टर्स ने मिलकर भारत की आजादी की इबारत लिखी, भारत की आजादी की जो है वो कह की कहानी लिखी। और इस रूप में भारत छोड़ो आंदोलन निश्चित रूप से भारत के इतिहास का या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मास मूवमेंट के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन सिद्ध हुआ। एक प्रकार से समझ जाइए 1905 के स्वदेशी आंदोलन से जो मास मूवमेंट का एक दौर, एक सिलसिला प्रारंभ होता है। भारतीय राष्ट्रवाद के कह सकते हैं कि विकास की जो कहानी, जो इतिहास मास मूवमेंट के दृष्टिकोण से प्रारंभ होता है, वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय तक जाते जाते अपने चरम शिखर पर पहुंच गया था। और वास्तव में ये एक प्रक्रिया के तहत हुआ, अचानक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस के सिद्धांत पर कार्य किया और कह सकते हैं कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विषम या विकट हुई हो, उसने अपनी अहिंसा की जो नीति थी उस नीति का परित्याग नहीं किया। भले ही बड़े बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जिसके दौरान हिंसा भड़क उठी, लेकिन यह कांग्रेस की विचारधारा समर्थित हिंसा की कोई जो है कह सकते हैं नीति नहीं थी, बल्कि कांग्रेस ने हमेशा से अहिंसा की नीति की ही जो है बात की और उसके अंतर्गत ही अपने आंदोलन के दायरे को सीमित रखने की जो है वो कोशिश की। तो आइए आज के इस क्लास में हम सब भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में डिटेल में बात करेंगे। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर्स है और इसमें बहुत सारी जो है हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में वो क्या परिस्थितियां थी, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया। गांधी जी इतना बड़ा आंदोलन क्यों करने के लिए तैयार हुए, गांधी जी के परिवर्तित विचार क्या थे। और साथ में आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वास्तव में जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो शुरुआत में इस आंदोलन को संचालित नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में गांधी जी के विचारों से वो कह सकते हैं उनके प्रभाव तले फिर जो है इस आंदोलन को चलाने के लिए वो तैयार हो गए। तो हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू वो क्यों नहीं इस आंदोलन को चलाना चाहते थे। तो ये सारे फैक्टर्स हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन से संबंधित किस किस तरह के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पीछे हमने इंटरनेट खोल रखा है, ठीक है, और इसमें देखिए बहुत सारे इमेजेस है। ठीक है, ये सारे इमेजेस वास्तव में क्या है कि ये अगर देखिए ब्लैक एंड व्हाइट है और वास्तव में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था कि उस समय हम जो है वो क्या है कि कलर्ड फोटोग्राफी कर पाते। ठीक है, और जो फोटोग्राफी है बहुत ही रेयर है, बहुत ही जो है कह सकते हैं कि इस तरह के फोटोज है जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है। तो ये सारी जो है फोटोज ही अपने आप में, इमेजेस ही अपने आप में यह बतलाने के लिए काफी है कि वास्तव में हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन
आंदोलन की क्या जो है वो महत्ता थी। ठीक है, ये देखिए जवाहरलाल नेहरू का कि अगर हम बात करें, ठीक है, इसके पहले जो है अगर हम बात करें तो देखिए गांधी जी का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट अपने आप में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इस पर जो है वो क्या है कि इस पर जब 100 वर्ष इसका पूरा हुआ था तो इस पर जो है वो क्या है कि एक मतलब कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की वापसी के 100 वर्ष पूरे होने पर यह टिकट जो है वो जारी किया गया था। तो गांधी जी के आंदोलनों में एक प्रसिद्ध आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, और इसी आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू से डिस्कस करते हुए महात्मा गांधी हो गए। ठीक है, अब यहां पे देखिए हम लोग आगे बात करें भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब हम लोग सीधे जो है वो क्या है कि बोर्ड पर आएंगे और हम लोग इससे संबंधित जो बातें हैं उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पूर्व एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो इस आंदोलन के कारण का जहां तक सवाल है तो आपको पता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की स्थिति कैसी जो है वो तेजी से बदल रही थी। और हमने आपको यह भी बताया था कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव हुए थे जुलाई 1937 में, फरवरी 1937 में, जिसके परिणाम स्वरूप जुलाई 1937 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। जो इस वीडियो से मेरे से जुड़ रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके पहले के जो वीडियोस है वो सारे वीडियोस आप देखिए, तभी एक कॉन्सेप्ट का एक कंटिन्यूएशन में वो क्या है कि वो एक मतलब जो एक सही तरीके से जो समझ होती है वो समझ विकसित हो पाएगी। ठीक है, इसलिए इसमें बहुत सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो शॉर्ट में बता रहा हूं। शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं 1935 का भारत सरकार अधिनियम में बता चुका हूं, 1937 के चुनाव के बारे में बता चुका हूं, 8 प्रांतों में सरकार बनी ये बता चुका हूं। बस इसमें केवल और केवल हाईलाइट जो है वो क्या है कि उस संदर्भ में दे रहा हूं। तो इस क्रम में ये जानिएगा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1937 में चुनाव हुए, कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई, सरकार काम करने लगे। इसी बीच 1 सितंबर 1939 ईस्वी को सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई। 3 सितंबर को भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया गया। कांग्रेस काफी नाराज हुई। 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। इसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार ने खुलकर बढ़ावा दिया। फिर मुस्लिम लीग का 22 दिसंबर 1939 ईस्वी का मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस आता है। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें कि टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पारित होता है। फिर हमने आपको बताया 8 अगस्त 1940 को लिन-लिथगो प्रस्ताव आता है। फिर इसके बाद हमने बताया 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। तो ये सारी जो भी चीजें हैं, सारी घटनाएं जो है वो क्या है कि इसी दौरान हो रही थी। और कांग्रेस को बार बार भारतीयों को यह लग रहा था कि हम सब जो है वो क्या है कि जितने शांतिपूर्वक प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार को साथ दिया और उसके बदले में उसने जिस तरह से भारतीयों के ऊपर जुल्म किए, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भी हम सब कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश सरकार को अपना साथ दें, लेकिन ब्रिटिश सरकार कम से कम इस बात की तो घोषणा करे कि युद्धकालीन परिस्थितियों में युद्धोपरांत कैसी व्यवस्था स्थापित करने जा रहे हैं। तो शुरू में ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उस समय भारत का वायसराय लिन-लिथगो था। तो कह सकते हैं रिस्पॉन्स जब नहीं मिला तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा तो दे दिया, ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई रिएक्शन तो नहीं किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार के दिमाग में यह बात भी चल रही थी कि अगर रुष्ट कांग्रेसियों ने, भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस युद्ध की परिस्थिति में कोई आंदोलन प्रारंभ कर देता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार के लिए संकट बढ़ जाएगी। इसलिए भारतीय कोई आंदोलन ना करें, उनको मनाने की कोशिश ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई। और 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लिन-लिथगो प्रस्ताव जो है वो क्या है कि सामने में आया। हमने आपको बताया कि उसको जो है उसको कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद 1942 में मित्र राष्ट्र के दबाव पर 1942 में भारत की जो है कह सकते हैं कि भारत में क्रिप्स मिशन को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया। लेकिन जो है हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि क्रिप्स मिशन को वास्तव में भेजने का विंस्टन चर्चिल का असली मकसद भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करना नहीं था, बल्कि मित्र राष्ट्र के दबाव की वजह से उसने भेजा। और क्रिप्स मिशन इसलिए जो है वो असफल हुआ। और भारत के लोग
जो है गांधी जी इस बात को समझ गए कि ये हाथ पे हाथ धरे बैठे। उन्होंने गांधी जी का जो है वो क्या है कि यह सोचना था कि 1939 ईस्वी में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया और कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया है और 42 का समय यानी कि करीब करीब 2 से 2.5 वर्ष का समय व्यतीत हो गया और हम सब खामोशी से बैठे रहे। और ऐसी स्थिति में क्या है कि साथ में जापान जो वो तेजी से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा है और हिंदुस्तानियों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी सिर्फ इस बात की है कि वास्तव में जो है ब्रिटेन का शासन हिंदुस्तान पर था और ब्रिटेन को वो जो है कह सकते हैं कि उसको परेशान करके या ब्रिटेन को कमजोर करके, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश को कमजोर करके ब्रिटेन की और मित्र राष्ट्र की स्थिति को जो वो कमजोर करना चाहता है। तो गांधी जी को यहां पर यह लगा कि अगर इस दौरान हम जो है वो क्या है कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ दे, ठीक है, खदेड़ दे, तो ऐसी स्थिति में जो जापान हिंदुस्तान की तरफ कदम तेजी से बढ़ा रहा है उसके बढ़ते कदम रुक जाएंगे। क्योंकि गांधी जी को यह भी लगता था कि जापान जब हिंदुस्तान के ऊपर हमला करेगा तो अंग्रेज मरेंगे या नहीं मरेंगे उससे जो है वो क्या, लेकिन भारतीय जो है बेमौत मारे जाएंगे, जान माल की बेमतलब की हानि होगी। तो गांधी जी को यह लगता था कि जापान का चूंकि हिंदुस्तान से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ उसलिए वो हिंदुस्तान पर हमला करेगा क्योंकि यहां पर अंग्रेजों का शासन है। तो गांधी जी को यह लगा कि अगर हम आंदोलन करके अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ दें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जापान जो है हिंदुस्तान पर हमला नहीं करेगा और फिर जान माल की जो हानि उसके आक्रमण की वजह से हिंदुस्तानियों को उठानी पड़ेगी, उस हानि से भारत जो है बच जाएगा। तो यही सोचकर जो है गांधी जी ने एक आंदोलन की जो है प्रेरित। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि गांधी जी जो थे वो गांधी जी की जो विचारधारा थी ना वो थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा था और आक्रामक हो रहा था। यहीं पे ये समझिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू की जो विचारधारा थी वो गांधी जी से इतर थी। गांधी जी की विचारधारा यह थी कि इस दौरान अगर अंग्रेजों को खदेड़ देंगे तो फिर क्या होगा, जापान हिंदुस्तान पर हमला नहीं करेगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद को यह लगता था कि अगर इस दौरान अंग्रेजों को हम खदेड़ देंगे, अगर भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे तो भारत में शून्यता की स्थिति प्राप्त करके क्या है कि जापान क्या करेगा, इस पर जो है हमला करेगा और जापान भारत को अपना उपनिवेश बना लेगा। तो इसलिए जो है जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद को यह लगता था कि ब्रिटेन जो भारत पर शासन करता है उनके खिलाफ हमारा जो आंदोलन है वो एक मुकाम तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर ब्रिटिश सरकार चली जाती है तो हम जापान के गुलाम बन जाएंगे, फिर जापान के खिलाफ हमारा आंदोलन, फिर हमें एक नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर भारत की आज़ादी जो है एक दूर के जो है वो क्या है कि एक बात जो है वो हो जाएगी। तो गांधी जी का अपना अलग सोचना था। शॉर्ट में समझिएगा, गांधी जी का यह सोचना था कि अंग्रेजों को खदेड़ देंगे आंदोलन करके तो जापान हमला नहीं करेगा। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद का यह कहना था कि अगर अंग्रेजों को खदेड़ देंगे आप तो खाली पाकर जो है जापान इसको गुलाम बना लेगा और फिर जापान के खिलाफ हमारे संघर्ष जो है फिर हमको एक नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये अंतर था और इसी वजह से इलाहाबाद में क्या हुआ कि अप्रैल 1942 ईस्वी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित एक प्रस्ताव को रखा और इसमें जो है गांधी जी एब्सेंट थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और यहीं पे जो है वो कहा जाता है कि लुई फिशर, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर थे, वो लुई फिशर भी उपस्थित हुए और उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद नहीं चाहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हो। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के विचारों के अनुकूल भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित एक प्रस्ताव को रखा, लेकिन विरोध हुआ, वो पास नहीं हो पाया। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद फिर क्या हुआ कि मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू ने अपने कारणों से इसका विरोध किया। लुई फिशर इसी समय जो है वो सेवाग्राम महाराष्ट्र में वो क्या है कि गांधी जी से मुलाकात करते हैं और गांधी जी से ये कहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप ब्रिटिश शासन के खिलाफ कैसा आंदोलन करेंगे। तो गांधी ने कहा कि मैं तो अंग्रेजों के खिलाफ जो है भारत छोड़ो आंदोलन करने वाला हूं। तो उनसे लुई फिशर ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद तो नहीं चाहते हैं कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन हो। तो गांधी जी ने कहा कि मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कांग्रेस और साथ में उनके नेता हमारे इस आंदोलन का साथ नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह सवाल पूछा गया है कि वो कौन से आंदोलन के दौरान गांधी जी ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस इस आंदोलन में हमारा साथ नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में देश के बालू से ही
कांग्रेस से भी बड़े आंदोलन को जो है वो क्या है कि खड़ा कर दूंगा। तो ये बात जो है वो क्या है कि गांधी जी ने कहा। उसके बाद यहाँ पे ये पता चल रहा था कि ये मतलब ऐसा कहा जाता है, इतिहास के पन्नों में ऐसी बातें लिखी है कि यह पहला और एक ऐसा अवसर था जबकि गांधी जी के विचार जो है जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे, ज्यादा जो है वो क्या है आक्रामक हो गए थे। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन के होने का एक बहुत बड़ा कारण के तौर पर गांधी जी के परिवर्तित विचार को जो है बतलाया जाता है। तो गांधी जी के विचार परिवर्तित हो गए। क्यों भारत छोड़ो आंदोलन की बात की गई? क्योंकि वो सोचते थे कि अंग्रेज चले जाएंगे तो जापान हम पर हमला नहीं करेगा। ठीक है, ये सब थी। और क्या है कि और नाराजगी का कारण क्या था कि मित्र राष्ट्रों ने एक घोषणा कर रखी थी अटलांटिक चार्टर की। उस अटलांटिक चार्टर की जो है घोषणा के तहत जो है कहा गया था, मित्र राष्ट्रों ने इस बात की घोषणा की थी कि वास्तव में पूरी दुनिया के जो भी पराधीन देश हैं उन देशों को लोकतांत्रिक अधिकार है, ठीक है ना, इस तरह की बातें, यानी कि एक डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है और जो कह सकते हैं राइट्स है वो हर एक देश को इस बात का अधिकार है। ठीक है, ये मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटेन ने उस घोषणा के बारे में ये कहा कि यह घोषणा भारत के बारे में, भारत के संदर्भ में लागू नहीं होता है। तो इससे भारतीयों को जो है काफी नाराजगी हुई और क्रिप्स मिशन की असफलता जो उसका कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का जो तात्कालिक कारण था वो भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण हो जाएगा क्रिप्स मिशन की असफलता। इसके अतिरिक्त जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से चूंकि भारत को भी इन्वॉल्व किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं क्या था कि भारत की स्थिति जो है आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और भारत के आम लोग जो है परेशान है। क्योंकि देखिए ध्यान यहां पे ये रखना है कि कोई भी जो मास मूवमेंट होता है ना, उस मास मूवमेंट में आपको पहले यह समझना पड़ता है कि मास क्यों इन्वॉल्व हो रही है, मास की नाराजगी क्या है। तो मास की नाराजगी की अगर आप बात करिएगा तो देखिए अधिकांश जो मास है उनको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तो वो रोटी कपड़ा और मकान जो कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने जो भारत को भी युद्ध में इन्वॉल्व कर रखा था, भारत के संसाधनों का बेइंतहा जो है उसका प्रयोग कर रहा था, उससे हिंदुस्तान में संसाधनों की कमी हो गई। तो आम लोगों को वो नहीं मिल पा रही थी, आम लोग परेशान थे, संत्रस्त थे। और इसलिए जैसे गांधी जी ने आंदोलन का आह्वान किया, पूरे भारत की जनता उठ खड़ी हुई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी अंतिम जो है सशक्त आंदोलन जो है वो क्या है कि प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिनको अपना नोट्स बनाना है वो बना सकते हैं। मैं इसमें बहुत सारी बातें जो है उसका मैंने जिक्र किया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए कारण क्या है, कारण हमने बताया क्रिप्स मिशन की असफलता। ठीक है, क्योंकि भारतीयों ने इस बात को समझ लिया था कि क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान भेजा ही नहीं गया था कि भारत में संवैधानिक प्रगति हो, बल्कि मित्र राष्ट्र को धोखा देने के लिए विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भेजा था। भारतीय इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। दूसरी बात, जापानी सेना का भारतीय सीमा पर पहुंच जाना, हमने आपको बताया। फिर बढ़ती हुई कीमतें और खाद्य आपूर्ति की कमी हो गया। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, फिर क्या है, 4 में भारतीय सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय युद्धों में इस्तेमाल। क्योंकि हमने आपको बताया ना, जान माल का भारत को युद्ध में शामिल कर लेने का मतलब क्या था कि भारत के लोगों को सैनिक के रूप में अपनी सेवा देनी पड़ रही थी और भारत के सैनिकों का इस्तेमाल ऐसे युद्धों में किया जा रहा था जिससे भारत को कोई वास्ता नहीं था। और 5वां हमने आपको बताया, अटलांटिक चार्टर की घोषणा को भारत के लिए लागू नहीं करना। और 6ठा हो जाएगा गांधी जी के परिवर्तित विचार। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता, दूसरा जापानी सेना का भारतीय सीमा पर पहुंच जाना, तीसरा हो जाएगा बढ़ती हुई कीमतें और खाद्य आपूर्ति की कमी, चौथा हो जाएगा भारतीय सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय युद्धों में इस्तेमाल, 5वां हो जाएगा अटलांटिक चार्टर की घोषणा को भारत के लिए लागू नहीं करना। ठीक है, लागू नहीं करना। इसके बाद गांधी जी के परिवर्तित विचार हो गए। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या क्या जो बातें हैं वो समझिएगा। ठीक है, यहां पे देखिए हमने आपको बताया, सारी बातें मैंने एक्सप्लेन किया है, छोटी छोटी जो बातें, लेकिन यहां फिर से देखिए कि यहां पे आपको समझना है कि देखिए 27 अप्रैल 1942 एक डेट है, मैं डेट वाइज आपको बताऊंगा। 27 अप्रैल 1942 CWC का मतलब है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कहां पे हुई? इलाहाबाद में। और गांधी जी इसमें एब्सेंट थे, हमने आप भी बताया। गांधी जी के विचारों, ठीक है, गांधी जी के आंदोलन के लिए एकदम मतलब तैयार थे, डिटरमाइंड हो चुके थे। तो गांधी जी के विचारों पर एक प्रस्ताव जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
आंदोलन चलाने के रखा, ठीक है, पक्ष में रखा। इसके बाद मौलाना आजाद, हमने आपको बताया मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसका विरोध किया, ठीक है। और इस विरोध की खबर किनको थी, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर को। और लुई फिशर ने सेवाग्राम में महाराष्ट्र में गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी को बताया। तो गांधी जी के विचार इस संदर्भ में क्या थे, वही देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़े आंदोलन को मैं खड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो ये कौन से आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था, तो ये आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये कौन से पत्रकार, ये ध्यान रखिएगा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर की बड़ी भूमिका रही, बहुत सारी बातों को उन्होंने कवर किया था, ठीक है। तो ये एक लाइन जो है क्लियर हो गया। 27 अप्रैल 1942 CWC की बैठक हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, फिर इलाहाबाद में हुई। ध्यान ये रखिएगा कि इन पूरे जो है आंदोलन के दौरान जो भी बैठकें होंगी, सबके अध्यक्ष कौन होंगे, मौलाना आजाद। क्यों मौलाना आजाद, लास्ट वीडियो में बताया 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के बाद कोई कांग्रेस अधिवेशन नहीं हुआ। तो कोई कांग्रेस अधिवेशन नहीं हुआ तो 40 में जो रामगढ़ अधिवेशन में जो अध्यक्ष होंगे वो तब तक अध्यक्ष होंगे जब तक कि नेक्स्ट कांग्रेस अधिवेशन नहीं हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कांग्रेस अधिवेशन चूंकि 1945 में हुआ, तो 40 से 45 के बीच में जो भी कह सकते हैं कि बैठकें होंगी, ठीक है। देखिए एक बात और समझिएगा, आप बोलेंगे कि 40 से, आप बोल रहे हैं सर कि 40 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो फिर ये बैठक क्या हो रही है, फिर आगे AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, फिर ये CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि जब खुला अधिवेशन होता था, ठीक है, जो दिसंबर माह में अक्सर होता था, बाद में उसमें चेंज किया गया था, तो दिसंबर माह में जो खुला अधिवेशन होता था वो ओपन फॉर ऑल होता था, उसमें सब लोग भाग लेते थे, ठीक है ना। लेकिन क्या होता था कि 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में हमने बताया था कि कांग्रेस के संविधान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उसके पहले क्या था, उसके पहले कांग्रेस के साथ एक ड्रॉबैक ये था कि 3 दिन का एक अधिवेशन वर्ष भर में होता था, उसके बाद वो खत्म हो जाता था। साल भर उसकी नीतियों को फॉलो करने वाली कोई अस्थायी संस्था नहीं थी। लेकिन गांधी जी ने कांग्रेस के संविधान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया और उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई 15 सदस्यों की और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 300 सदस्यों की थी। जो अधिवेशन नहीं भी होता था ना, तब भी ये CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति आज भी है, और AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ये काम करती रहती थी। तो CWC की बैठक यहां पे हुई, ध्यान ये रखिएगा, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक इलाहाबाद में, गांधी जी अनुपस्थित है। गांधी जी के विचारों पर एक प्रस्ताव रखा गया, किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसके लिए, आंदोलन चलाने के पक्ष में। मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया और अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने सेवाग्राम में गांधी जी से मुलाकात की, आंदोलन के बारे में विचार समझा। फिर जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद के मंतव्यों के संबंध में इनकी जानकारी दी। तो गांधी जी ने इस पर कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि कांग्रेस का साथ लेकर जो है इस आंदोलन को मैं संचालित करूं, लेकिन अगर कांग्रेस साथ नहीं देती है तो मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़े आंदोलन को प्रारंभ कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 से 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में फिर क्या होगा, CWC की फिर से बैठक होगी, ठीक है ना। CWC की फिर से बैठक होगी, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यहां पे रखा गया, ठीक है, वर्धा प्रस्ताव कहा गया। और ध्यान ये रखना है कि इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद भी गांधी जी से सहमत हो गए, यानी कि अप्रैल 1942 से जुलाई 1942 तक क्या कह सकते हैं कि जो भी जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद के जो अपने ओपिनियंस थे, ठीक है, वो ओपिनियंस जो है वो क्या है कि जो वो उन्होंने चेंज कर दिया और गांधी जी के विचारों से वो सहमत हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल सैयद महमूद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट्स है, सैयद महमूद असहमत हो गए, ठीक है। वो क्यों असहमत थे, ठीक है ना। सैयद महमूद जो है, ध्यान ये रखिएगा कि सहमत हो मतलब सब लोग सहमत हो गए, लेकिन सैयद महमूद असहमत थे। और समय उनको लगता था कि आंदोलन नहीं होना चाहिए। इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन की जब गिरफ्तारी ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ की तो सैयद महमूद को भी गिरफ्तार किया गया। तो सैयद महमूद को जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, इन सब के साथ अहमदनगर दुर्ग में रखा गया और बाद में सैयद महमूद ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखकर उनको इन्फॉर्म किया कि हम इस आंदोलन को चाहते ही नहीं थे कि यह आंदोलन प्रारंभ हो, इसलिए हमें जेल से रिहा किया जाए। और बाद में सैयद महमूद को
क्या है कि जेल से रिहा किया गया। यह सवाल एक बार पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखकर जो है उन्होंने ये कहा था कि मैं इस आंदोलन में शरीक नहीं हुआ था या मेरी इच्छा नहीं थी और इसलिए मुझे जेल से रिहा किया जाए, और फिर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया था। तो वो हो जाएगा सैयद महमूद। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 अगस्त। अब यहां पे देखिए कि यहां पे 7 से 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा महाराष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा और पारित हुआ, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी पुकारा जाता है, ये भी सवाल आ चुका है। इसको वर्धा प्रोपोजल कहा जाता है, ठीक है ना, वर्धा प्रोपोजल कहा जाता है। इसके बाद देखिए 7 अगस्त। अब क्या होता था कि CWC की बैठक में, यानी 15 सदस्य ही था, तो इसमें जो है वो क्या है कि इसमें जो निर्णय होते थे ना उसको रखा जाता था, फिर कहां पर उसको रखा जाता था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में। तो ये जो है बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 7 अगस्त 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इसका आयोजन हुआ, और जो वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ तब फिर से रखा गया, और जवाहरलाल नेहरू ने इस बार रखा, और जवाहरलाल नेहरू ने ही इस भारत छोड़ो आंदोलन का जो संकल्प था वो संकल्प को उन्होंने तैयार किया था। ठीक है, AIC से 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था भारत छोड़ो आंदोलन के संकल्प को, और सरदार पटेल, और उन्होंने ही वर्धा में रखा, ग्वालियर टैंक मैदान में रखा, और सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया। ठीक है, सरदार पटेल ने समर्थन किया। और 8 अगस्त को क्या हुआ कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया, 70 मिनट का भाषण 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इसी ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने जो है 70 मिनट का भाषण दिया था, और उन्होंने बहुत ही जो है मतलब सारगर्भित भाषण, और कह सकते हैं कि पूरे भारत को प्रेरित करने वाला भाषण दिया था। पट्टाभी सीतारमैया जो कांग्रेस के इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है, उन्होंने ये कहा था कि उस दिन महात्मा गांधी ऐसे बोल रहे थे मानो जैसे हिंदुस्तान, मानो जैसे उनके अंदर किसी पैगंबर का वास हो रहा हो। ठीक है, किसी पैगंबर के द्वारा वो बात कही जा रही हो, ऐसी बात जो, उस दिन जो है गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और वो करो या मरो के नारे के क्रम में ये कहा कि यह हमारे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आखिरी लड़ाई होगी, या तो हम आजादी हासिल करेंगे या फिर आजादी प्राप्त करने के क्रम में हम मर जाएंगे। ठीक है, ये बात जो है इसी को डू और डाई का नारा कहा गया, महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान दिया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, यह आंदोलन गांधी जी आंदोलन कांग्रेस की अंतिम कोशिश होगी, या तो आजादी मिलेगी या फिर हम मर मिटेंगे। ठीक है, ये डू और डाई का। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो तैयार हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प लिया गया, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का जो संकल्प है ना, उस संकल्प को अगस्त रिजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, उसको अगस्त रिजोल्यूशन कहा जाता है। इसके बाद देखिए कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर चला गया। गांधी जी, महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, ये सब फैक्ट्स है, ये ध्यान रखिएगा कि गांधी जी, महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी आदि को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। ध्यान रखिएगा कि पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। और एक जो है कि गांधी जी की विदेशी शिष्या मीराबेन को भी जो है वहीं पे आगा खां पैलेस में रखा गया। और मीराबेन का मूल नाम मिस स्लेड था, गांधी जी ने इनका नाम जो है मीराबेन कहा था। ठीक है ना, इसी तरह से आपको मालूम होगा कि जो स्वामी विवेकानंद की जो विदेशी शिष्या थी, जिनको सिस्टर निवेदिता कहा जाता है, उनका मूल नाम मार्गरेट नोबल था। जबकि गांधी जी की विदेशी शिष्या जो है वो मीराबेन का मूल नाम मिस स्लेड था। ये भी सवाल जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑपरेशन जीरो आवर, गांधी जी, महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी आदि को आगा खां पैलेस पुणे में कैद करके रखा गया था। यहीं पे एक और फैक्ट्स बता दूं कि इस समय AIC मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एकमात्र महिला सदस्य सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको वहां पे रखा गया था। एक दो बात और फैक्ट समझिएगा, 9 अगस्त को गिरफ्तार करके रखा गया। 15 अगस्त 1945 को हार्ट अटैक की वजह से महादेव देसाई की डेथ हो गई। महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे, तो जब इनकी डेथ हो गई
तो फिर क्या हुआ कि फिर ध्यान ये रखना है कि फिर निजी सचिव पहले देसाई थे, इसके बाद जब इनकी डेथ हुई तो प्यारेलाल नैयर को फिर गांधी जी का निजी सचिव बनाया गया। और प्यारेलाल नैयर के बारे में ध्यान ये रखिएगा कि वो गांधी जी के निजी सचिव थे पहले महादेव देसाई, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ होने के बाद प्यारेलाल नैयर, ठीक है, प्यारेलाल नैयर को गांधी जी का निजी सचिव बनाया गया। और प्यारेलाल नैयर एक ऐसे मतलब जो है व्यक्तित्व है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गांधी जी के आधिकारिक इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। जैसे कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार एक्चुअली क्या होता है कि जिनको सरकार या कोई व्यक्ति मतलब जो है मतलब उनको खास उसी पर्पस से रखा जाता है कि जैसे मुझे अपना अगर किसी से जो है वो क्या है कि इतिहास लिखवाना हो तो हम उनको नियुक्त करते हैं कि आप मेरा इतिहास लिखिए। तो ये वास्तव में क्या होगा कि वो आधिकारिक इतिहासकार होंगे। लेकिन मेरे बारे में बहुत सारे लोग कांग्रेस का इतिहास बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन कांग्रेस ने खुद जिसे उस मतलब अधिवेशन का इतिहास लिखने के लिए जिनको नियुक्त किया तो वो आधिकारिक इतिहासकार हो जाएंगे। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि गांधी जी के आधिकारिक जो इतिहासकार हैं प्यारेलाल नैयर है, ठीक है। और क्योंकि वो गांधी जी के बहुत करीब थे और गांधी जी के जो है के साथ बिताए गए जो पल थे उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे गांधी जी के विचारों से संबंधित, उनके आंदोलन के संबंध में। तो प्यारेलाल नैयर, और जब कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार पूछा जाएगा तो पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है ना। तो यहां पे हो गया, ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस कार्यकारिणी के महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो और कहां दो जेल याद रखिए, आगा खां पैलेस, अहमदनगर दुर्ग हो गया। और गांधी जी, महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी आदि को आगा खां पैलेस पुणे में कैद करके रखा गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, आसफ अली, सैयद महमूद की बात करें, उन सबों को कहां पे रखा गया, अहमदनगर दुर्ग में। और अहमदनगर दुर्ग में जब जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके रखा गया तो यह ध्यान रखिएगा ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। सबसे लंबी कैद 1041 दिन तक वो जेल में रहे थे इस दौरान, और उनके पास लंबा जो है वक्त था। तो इसी दौरान उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक अपनी पुस्तक इंग्लिश में अहमदनगर दुर्ग में लिखा था उन्होंने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सब लोग जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और यह सवाल कई बार पूछा गया जवाहरलाल नेहरू ने कब लिखा था, कौन से जेल में लिखा था, तो वो अहमदनगर दुर्ग में। बाद में क्या हुआ कि मौलाना आजाद को इस जेल से हटाकर, वहां से अहमदनगर दुर्ग से हटाकर उनको बाद में बांकुड़ा जेल बंगाल में रख दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को यहां से अहमदनगर दुर्ग से हटाकर पहले अल्मोड़ा जेल फिर नैनी जेल में रखा गया, ठीक है ना। तो ये सब है। और सैयद महमूद तो वो जेल से रिहाई हो गए, ठीक है। और यहां पे आसफ अली ध्यान रखिएगा, और अरुणा आसफ अली की पत्नी थी अरुणा गांगुली थी जिन्होंने आसफ अली से शादी की, इसलिए अरुणा गांगुली से वो अरुणा आसफ अली हो गई। और जिनका नाम अभी आगे आएगा तो आसफ अली वगैरह को वहां पे रखा गया अहमदनगर दुर्ग में। इसके बाद देखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में समझिएगा कि वो इस समय तक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए इनको पटना में गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया, ठीक है। उनको बांकीपुर जेल में रखा गया पटना में, और ये किसी कारणवश मुंबई में समय पे नहीं पहुंच सके थे। और जयप्रकाश नारायण के बारे में याद रखिएगा, ये सब एक्चुअली फैक्ट्स है, ये याद रखना है। हजारीबाग सेंट्रल जेल से ये फरार हो गए थे, ठीक है, इस दौरान। और केंद्रीय संग्राम समिति बनाकर अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संग्राम का आह्वान किया। और ध्यान ये रखना है कि कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी प्रमुख नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इस आंदोलन में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही, ये भी सवाल आया। समाजवादियों की, ये ध्यान रखिएगा, साम्यवादियों की नहीं, समाजवादियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। और इन जैसे जयप्रकाश नारायण समाजवादी थे, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, इन जैसे समाजवादियों की भूमिका इस आंदोलन के दौरान काफी सराहनीय रही। तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल में इस समय कैद थे, वहां से फरार हो गए। केंद्रीय संग्राम समिति बनाकर अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संग्राम का आह्वान किया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा महत्वपूर्ण महिला पार्टिसिपेंट्स, इसमें जो महिला भाग ली थी, बहुत सारे महिलाओं ने भाग ली, लेकिन दो महत्वपूर्ण जो है पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं। अरुणा आसफ अली, इनको सन 42 की झांसी की रानी कहा जाता है, और ब्रिटिश सरकार ने इनको जो है गिरफ्तार करने के लिए इनके ऊपर 5000 रुपए का इनाम था।
लेकिन ब्रिटिश सरकार इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, ठीक है। बाद में जो है, और इस आंदोलन के दौरान मातंगनी हजारा का प्रदर्शन तामलुक बंगाल में हुआ था। इनको बूढ़ी गांधी कहा गया, ओल्ड लेडी गांधी, और मातंगनी हजारा को गोली मारकर जो है ब्रिटिश सरकार ने हत्या कर दी, और गांधीवादी विचारधारा में विश्वास के कारण इनको बूढ़ी गांधी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, बूढ़ी गांधी। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे दो प्रधान, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अंडरग्राउंड रेडियो, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी ऐसे थे जो आंदोलन करने वाले जो लोग थे उनको वो एड्रेस करते थे, और अंडरग्राउंड रहकर रेडियो स्टेशन के माध्यम से वो क्या है कि उनको एड्रेस करते थे। और ऐसे अंडरग्राउंड रेडियो का प्रसारण का दो प्रधान केंद्र नासिक और मुंबई था, ठीक है। और सर्वप्रथम उषा मेहता ने इस रेडियो स्टेशन से जनता को संबोधित किया। उषा मेहता बहुत इंपॉर्टेंट है, और राम मनोहर लोहिया अक्सर जो है इस रेडियो स्टेशन से बोला करते थे, और इसमें जो कार्यक्रम प्रसारित होता था इसको वॉइस ऑफ फ्रीडम कहा गया था, और जो बुलेटिन होता था उसको डू और डाई बुलेटिन कहा जाता था, ठीक है। जो बुलेटिन होता था उसको डू और डाई बुलेटिन कहा गया। इसके बाद पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार। इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि शुरुआत के दिनों में आंदोलन बहुत प्रखर था ना, तो इसमें ब्रिटिश सरकार के पैरेलल में आंदोलनकारियों ने अपनी सरकार बना ली थी, उसी को समानांतर सरकार कहा जाता है। और उस समानांतर सरकार कहां कहां पे बनी थी वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो बलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सतारा याद रखना है, तामलुक हो गया, और तलचर, ठीक है। बलिया उत्तर प्रदेश, सतारा महाराष्ट्र, तामलुक पश्चिम बंगाल, तलचर उड़ीसा। बलिया में सर्वप्रथम यहीं पर चित्तू पांडे के नेतृत्व में, सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा कि सवाल पूछा जाएगा समानांतर सरकार सबसे पहले कहां स्थापित हुई, बलिया में, और सर्वप्रथम यही, और चित्तू पांडे के नेतृत्व में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। लेकिन सभी जगह पे समानांतर सरकार बनी, लेकिन सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार, जिसको सर्वाधिक दीर्घजीवी कहा गया, वो सतारा की समानांतर सरकार थी, और नेता नाना पाटिल और वाईवी चौहान, ठीक है, नेता नाना पाटिल, लेकिन सबसे प्रमुख नेता यहाँ के थे वाईवी चौहान। इसके बाद तामलुक, यहाँ की सरकार, तामलुक में जो समानांतर सरकार स्थापित हुई, यहाँ की सरकार जातीय सरकार कहलाई, सतीश सावंत इसके जो है नेता थे, और तलचर उड़ीसा में भी जो है इसकी जो है स्थापना हुई, ठीक है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो है वो क्या है कि फैक्ट्स है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो हमने आपको जानकारियां दी, ये एक प्रकार से आपके जो प्रतियोगी जो कह सकते हैं कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इस विषय से संबंधित जो सवाल हैं उन सारे सवालों को कवर करता है। और अगर इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से जो है ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। फिर हम सब एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।